हेलो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे और क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की व्यष्टि और समष्टि दोनों अर्थशास्त्रों को पढ़ेंगे। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो है इंट्रोडक्शन क्लास। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन क्लास आज हम लोग पढ़ेंगे। पूरा परिचय को आज हम लोग देखेंगे कि अर्थशास्त्र की परिभाषाएं क्या क्या है, अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, फिर कौन फादर है इनकी, विभिन्न अर्थशास्त्रियों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के नामों को देखेंगे और अंत में एक दुर्लभता का सिद्धांत देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। जब हम लोग बात करते हैं अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो अर्थशास्त्र ना दो शब्दों के मिलने से बना है। एक है अर्थ और एक होता है शास्त्र। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। अर्थ का मतलब क्या होता है? धन। और शास्त्र का मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो अर्थशास्त्र का मतलब क्या हो गया? धन का अध्ययन। क्या हो गया? धन का अध्ययन। अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? तो उन सारी गतिविधियों को पढ़ा जाता है जो पैसे से बिलोंग करते हो, जो इनका संबंध पैसे से होता है। हम लोग अर्थशास्त्र को चूंकि अब स्टार्ट करने वाले हैं तो हम लोग कुछ बेसिक शब्दावलियों को हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक छोटे कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं जो आगे बहुत काम आएंगे। वरना कई बार क्या होता है कि हम लोग छोटे चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाद में जाके वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो जैसे कि हम लोग का फर्स्ट पॉइंट है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में क्या अंतर है? अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं और अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी कहते हैं। इकोनॉमी। अर्थशास्त्र क्या है? तो अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। क्या है अर्थशास्त्र? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। जबकि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था का मतलब होता है, ये है व्यवस्था। यहां पे आप लोग देख लोगे तो व्यवस्था, अर्थ का व्यवस्था, यानी कि जहां पे आर्थिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है, वैसा क्षेत्र जहां पे आर्थिक क्रियाएं घटती है उसे अर्थव्यवस्था कहा जाता है। वैसा क्षेत्र तो आप लोग यहाँ पे देख करोगे, जैसा कि हम दो भाग में अंतर को डिवाइड कर दिए हैं। एक तरफ क्या लिखे? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, और दूसरी ओर क्या लिखे? अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन। संचालन का मतलब होता है ना, जहां पे कार्य हो रहा हो, जहां पे घट रहा हो। तो जहां पे आर्थिक क्रियाएं घटती है वैसा क्षेत्र, एक अर्थव्यवस्था ना कुछ क्षेत्र से संबंध रखता है। इसका कोई अपना दायरा होना चाहिए, कोई इलाका होना चाहिए। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, अमेरिकन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी की जब हम बात कर रहे हैं तो एक इंडिया, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, देश में घटने वाले आर्थिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं, तो वो हो गया अर्थव्यवस्था। आर्थिक क्रियाओं की बात कर रहे हैं तो ये दो अंतर आप लोग को समझ लेना है। यहाँ पे आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पे आर्थिक क्रियाएं घटती है। दूसरा अंतर क्या है? यहाँ पे सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। सिद्धांतों का अध्ययन कहां पे किया जाता है? अर्थशास्त्र में। सिद्धांतों का अध्ययन हम लोग करते हैं। और अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? उन्हीं सिद्धांतों का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? प्रयोग। इन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं। आप लोग याद होगा आप लोग को कि आप लोग क्लास 11 में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पढ़े थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, वहां पे आप लोग अर्थशास्त्र नहीं, वहां पे आप लोग अर्थव्यवस्था को ज्यादा पढ़े थे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्र का अध्ययन सम्मिलित होता है। अगर आप अर्थशास्त्र को नहीं समझिएगा ना तो आप अर्थव्यवस्था को नहीं समझ सकते हैं।
इसीलिए पहले हम लोग यहाँ पे सिद्धांतों को पढ़ेंगे और बाद में आगे की क्लास में आप लोग जाके अर्थव्यवस्था को भली भांति समझिएगा। दोनों में फर्क है। चलिए आगे। यहाँ रुकना थोड़ा। यहाँ अर्थशास्त्र के हम लोग यहाँ पे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर समझ लिए। जैसा कि आप लोग को पता होगा, आप लोग अक्सर सुने होंगे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है। कौन है? एडम स्मिथ। लेकिन आप लोग को याद होगा कि चाणक्य नाम के भी कोई अर्थशास्त्री थे। तो चाणक्य चूंकि एडम स्मिथ के बहुत पहले के मौर्य काल के हैं, तो आखिर वो फादर क्यों नहीं बनी? एडम स्मिथ फादर क्यों बन गए? कुछ तो रहा होगा। तो दरअसल बात यह है कि एडम स्मिथ को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इन्होंने अपना बुक लिखा 1776 में। बुक का नाम क्या था? वेल्थ ऑफ नेशन, पूरा नाम। एंड बुक का पूरा नाम क्या था? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट में से क्या कहा जाता है? वेल्थ ऑफ नेशन। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस बुक का प्रकाशन है ना 1776 ईस्वी में किया गया। लेकिन जो चाणक्य का अर्थशास्त्र है वो 1915 में विश्व में आया। लिखा तो गया था बहुत पहले, लेकिन उसका जो अंग्रेजी प्रकाशन है वो बाद में जाकर, बहुत बाद में, वो 1915 में हुआ। तो आप लोग यहाँ डेट देख रहे होंगे कि चाणक्य का अर्थशास्त्र 1915 में हुआ प्रकाशन, लेकिन एडम स्मिथ का कब हुआ? 1776 में हो गया। तो चाणक्य के अर्थशास्त्र को जानने से पहले एडम स्मिथ का बुक आ गया मार्केट में। लोग इस बुक को क्या किया? पढ़ा। और दोनों के अर्थशास्त्र में फर्क क्या है कि जो चाणक्य का अर्थशास्त्र जो था वो बिखरा हुआ था, जबकि एडम स्मिथ का जो अर्थशास्त्र है, जो ये जो वेल्थ ऑफ नेशन है, ये बड़े ही व्यवस्थित ढंग से लिखा गया, जिस कारण लोगों ने इसे ज्यादा अहमियत दिया और एडम स्मिथ को फादर का दर्जा दे दिया और अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ बन गए। तो हम लोग देखें वेल्थ ऑफ नेशन के जरिए किस तरह एडम स्मिथ फादर बने। ठीक है, अब उनकी परिभाषा को हम लोग देखते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कहा, अर्थशास्त्र क्या है। उनके अनुसार, एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, उन्होंने कहा ना, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। क्या कहा? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। धन का अर्थशास्त्र क्या है? धन का विज्ञान है। ये हमें धनोपार्जन की विद्या सिखाता है। और उन्होंने आर्थिक आदमी के भी कॉन्सेप्ट को दिया। आर्थिक आदमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक मैन क्या होता है? वैसा व्यक्ति जो अपनी भले बुरे को समझ सके, उसे आर्थिक आदमी कहते हैं। इसे भी अपने शब्दार्थ वाले पोर्शन में इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आर्थिक आदमी क्या है। तो इन्होंने आर्थिक आदमी का भी कॉन्सेप्ट दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर अपने भला बुरा को समझ सकता है, ठीक है, उसके अनुरूप काम करता है, तो वो आर्थिक आदमी कहलाता है, इकोनॉमिक मैन कहलाता है। और एडम स्मिथ अपनी परिभाषा में क्या की? धन का विज्ञान है। ये हमें धनोपार्जन की विद्या सिखाता है और व्यक्ति धन कमाने के लिए भिन्न भिन्न तरीकों का प्रयोग कर सकता है। भिन्न भिन्न तरीकों का प्रयोग कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं बताएं कि कौन कौन से तरीकों का प्रयोग कर सकता है। जो तरीके अपनाए जाएंगे, क्या वो समाज के हित में होंगे या अहित में होंगे, ये सब तो बताए नहीं। अब हुआ क्या कि यूरोप में चोरों डकैतों का तो मौज हो गया। लोग क्या करने लगे? चोरी डकैती करने लगे। क्यों? क्योंकि जब उनको पकड़ के जज के सामने लाया जाता था तो वो कहते थे नहीं, हम तो सही काम किए। क्योंकि हमें बचपन से ही पढ़ाया गया क्या कि हमें बचपन से ही पढ़ाया गया है कि व्यक्ति धन कमाने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो हम जो चोरी किए हैं वो तो सही कार्य है। तो जज भी क्या हो जाते थे? परेशान हो जाते थे और बाद में
इनके अर्थशास्त्र का, उनकी परिभाषा का बाद में बहुत ज्यादा आलोचना हुआ और इस परिभाषा को ना गॉस्पेल ऑफ मैमन कहा जाने लगा। हिंदी में क्या कहेंगे? पैसा भूत का पुजारी है। क्या कहा जाने लगा? गॉस्पेल ऑफ मैमन। ठीक है, इनके अर्थशास्त्र का आलोचना होने लगा। और ये कि अगर व्यक्ति को अमीर होना है ना तो कमाओ बहुत, लेकिन उसे खर्च मत करो। क्यों? क्योंकि अगर आप खर्च कीजिएगा ना तो आप गरीब हो जाइएगा। इन्होंने कहा, एडम स्मिथ के अनुसार हम बात कर रहे हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इनका परिभाषा में खराबी दिखा, बहुत सारे आलोचक आए, वो कहे कि अगर उस पैसे का क्या लाभ कि जब आवश्यकता पड़ने पर हम उसे खर्च ही ना करें। तो बाद में आए मार्शल। कौन आए? मार्शल। अब हम लोग मार्शल को समझेंगे। बाद में कौन आए? एल्फ्रेड मार्शल। बाद में आए मार्शल। और मार्शल क्या किए? उनका आलोचना करते हुए बोले कि अर्थशास्त्र जो है ना वो धन का विज्ञान नहीं है, वो क्या है? वो सामाजिक विज्ञान है। क्या है? सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है। तो सामाजिक विज्ञान किस तरह है? तो इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मार्शल, वो कहे कि अर्थशास्त्र में केवल उसी को शामिल करेंगे, उसी एक्टिविटी को शामिल करेंगे जिससे पूरे समाज का क्या हो? कल्याण हो। तो इन्होंने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया? इन्होंने सामाजिक कल्याण का कॉन्सेप्ट दिया। किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया? सामाजिक कल्याण का। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई लड़का मान लीजिए दुकान गया बुक लेने के लिए और वो दुकान में बुक खरीदा, तो जब वो बुक खरीदा तो दुकानदार के पक्ष से अगर हम देखते तो क्या हुआ कि उसे पैसा प्राप्त हुआ। लड़का उसको पैसा दिया ना बुक खरीदने के लिए, तो उसको पैसा मिल गया, दुकानदार को लाभ हो गया। लड़का को क्या लाभ हुआ कि उसे बुक मिल गया, तो दोनों को लाभ हो गया। यहाँ पे लड़का को, स्टूडेंट को क्या मिला? बुक मिला। दुकानदार को क्या मिला? पैसा मिला। तो दोनों का कल्याण हो गया कि नहीं हो गया? तो ये कॉन्सेप्ट किनका है? मार्शल का है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, इसमें समाज के कल्याण का अध्ययन किया जाता है। अब जो यूरोप में जो चला आ रहा था, जो एडम स्मिथ का जो परिभाषा, उनका कॉन्सेप्ट को लेके जो चोरी वगैरह जो चल रहा था, जो गॉस्पेल ऑफ मैमन कहा जा रहा था, वो तो पूरी तरह खारिज हो गया इनकी परिभाषा से। अब अगर कोई चोर चोरी करता और कहता कि नहीं हम सही कार्य किए हैं, तो उसे सजा मिलता। क्यों? क्योंकि आपने जो कार्य किया है वो सामाजिक कल्याण के हित में नहीं है। ठीक है, आप किसी का अहित करके क्या करे? धन कमा रहे, तो ये अर्थशास्त्र में शामिल नहीं किया जाएगा। और ये जो बात है कि सामाजिक कल्याण का अध्ययन किया जाता है, कहाँ बोले वो? तो वो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इनका बुक है, 1890 में प्रकाशन हुआ इस बुक का, और इसी में वो अपने इस सिद्धांत को, सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को दिए। सामाजिक कल्याण के सिद्धांत को दिए किसमें? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, हिंदी में क्या कहेंगे? अर्थशास्त्र का सिद्धांत। अब धीरे धीरे क्या हुआ, समय के साथ साथ इनके भी परिभाषा का आलोचना होने लगा, इनके भी कॉन्सेप्ट का, सामाजिक कल्याण के कॉन्सेप्ट का आलोचना होने लगा। और बाद में आए रॉबिन्स। कौन आए? रॉबिन्स।
बाद में आए रॉबिन्स, और रॉबिन्स क्या कही आलोचना करते हुए मार्शल का कि अर्थशास्त्र जो है ना वो सामाजिक विज्ञान नहीं है, वो सामाजिक कल्याण का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि वो क्या करता है, वो मानव विज्ञान का अध्ययन करता है। किस चीज का अध्ययन करता है? मानव विज्ञान का अध्ययन करता है। तथ्य क्या दिए पेश किए कि जब उनका आलोचना की तो कुछ तो तथ्य रखे होंगे ना, तो तथ्य क्या दिए? तथ्य दिए ना कि जब आप बोल रहे हैं, मार्शल को परिभाषा की बात कर रहे हैं कि आप बोल रहे हैं कि आपका जो अर्थशास्त्र है वो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, हम मानते हैं आपका अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान है, ये सही है, लेकिन आपका जो अर्थशास्त्र है वो वहीं पे लागू होगा जहां पे एक समाज हो, जहां पे एक सोसाइटी हो। उनका अर्थशास्त्र सोसाइटी की बात करता है, आप लोग देख रहे होंगे सामाजिक विज्ञान की बात करता है। तो सामाजिक विज्ञान एक समाज की धारणा की बात करता है, लेकिन अर्थशास्त्र तो तब से चला आ रहा है जब से धरती पे इंसान आया। क्यों? क्योंकि लोग जीवोपार्जन के लिए, अपने जीने के लिए कुछ ना कुछ क्रियाकलाप एक्टिविटीज कर रहा है, ठीक है, और वो सब एक्टिविटीज, सारा एक्टिविटीज वो क्या होगा? अर्थशास्त्र में शामिल होगा इनके अनुसार। तो इसीलिए वो आलोचना करते हुए क्या कही कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र एक मानव विज्ञान है। ये किस चीज का अध्ययन करता है? ये मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है। किस चीज का अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का। और उन्होंने एक बुक भी लिखा, ये जो बात है किसमें बताएं, तो वो उनका एक बुक था एन ऑन द नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932 में प्रकाशन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग क्या देखे कि जब ये बोले, हम लोग परिभाषाओं में परिवर्तन देख रहे हैं बार बार। एडम भी धन का विज्ञान बोले, मार्शल बोले कि नहीं ये सामाजिक विज्ञान है, और रॉबिन्स बोले क्या मानव विज्ञान है। और यहाँ पे परिभाषाएं परिवर्तन हो रही है, और परिवर्तन ही क्या होता है? विकास का आधार होता है। बिना परिवर्तन के विकास संभव नहीं है। जिस तरह का आप लोग देखे होंगे कि दादाजी सब धोती पहना करते थे, पहले का जो फैशन और आज के फैशन में क्या बहुत ही बड़ा डिफरेंस हो गया। इसका ये अर्थ नहीं है कि अर्थशास्त्र जो है ना वो परिभाषाओं का रट्टा मारना है। हम लोग को करना क्या? परिभाषाओं को समझना है। यहाँ पे परिभाषाएं चेंज हो रही है, इसका अर्थ क्या है कि अर्थशास्त्र का समय के साथ साथ विकास हो रहा है। क्या हो रहा है? विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। और उन्हीं डेवलपमेंट को हम लोग अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, सिद्धांतों के रूप में पढ़ते हैं। तो आई होप इतना आप लोग को समझ आया हो। अब हम लोग निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। अगर आपको लिखना हो तो क्या लिखिएगा? अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है। या दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र आर्थिक चरों का अध्ययन करता है। आर्थिक चरों का अध्ययन, चर जो बदलते रहते हैं, चर विकास को रिप्रेजेंट करते हैं, डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और अर्थशास्त्र का समय के साथ साथ विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और उन्हीं डेवलपमेंट को हम लोग को समझना है। तो अब हम लोग रॉबिन्स का, चूंकि हम लोग अंत रॉबिन्स से किए थे, रॉबिन्स की परिभाषा से किए थे, तो रॉबिन्स ने ना एक सिद्धांत भी दिया जिसका नाम था क्या? थ्योरी ऑफ स्कैरिसिटी, दुर्लभता का सिद्धांत। दुर्लभता का सिद्धांत, ये दुर्लभता का सिद्धांत है क्या? दुर्लभता का सिद्धांत है क्या? उनके अनुसार कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो अनलिमिटेड, हमारी इच्छाएं क्या है? अनंत है। हमारी जो इच्छाएं हैं, इच्छाएं या आवश्यकताएं असीमित है, जबकि जो साधन है वो क्या है? सीमित है। साधन का मतलब यहाँ पे पैसे से है, साधन सीमित है। और अब चूंकि यहाँ पे इच्छाएं असीमित है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, और साधन जेब में रुपए लिमिटेड है, तो इन दोनों के बीच में ना हम एक बैलेंस बनाने का प्रयास हम करते हैं। क्या करते हैं? एक संतुलन बनाने का प्रयास करते हैं, और यही संतुलन दुर्लभता का सिद्धांत है। इच्छाएं असीमित है, साधन सीमित है, और इनके बीच में संतुलन बनाने का प्रयास किया जाता है। वो प्रयास किस तरह किया जाता है? हम वो बेहतर विकल्प चुनते हैं ना जो जिससे हमें लाभ प्राप्त हो, जिससे हमें क्या हो? लाभ प्राप्त हो। अब इसी सिद्धांत को हम लोग दूसरे रूप में समझते हैं, दुर्लभता के सिद्धांत को दूसरे रूप में समझते हैं, एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपके जेब में कितने रुपए हैं? 100 रुपए है। तो ये जो 100 रुपए है वो क्या है? वो साधन है। वो क्या है? साधन। यहाँ पे साधन का मतलब पैसे से है।
ये तौर पे क्या पैसा साधन है हमारे पास। अब इस साधन का यूज इस्तेमाल हम कई जगह कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकताएं असीमित हैं। या तो हम इसका किताब खरीद सकते हैं, या तो इसका हम लोग कुछ खा सकते हैं, या तो मूवी देख सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, या तो कुछ और भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी संभव है? सभी तो संभव नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके बीच में चुनाव करते हैं, और यही चुनाव दुर्लभता का सिद्धांत है। दुर्लभता का अर्थ है कि साधन दुर्लभ है, साधन सीमित है। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए, तो हम लोग क्या समझे आज? सबसे पहले तो हम लोग समझे अर्थशास्त्र क्या है, फादर कौन है अर्थशास्त्र के, एडम स्मिथ है। परिभाषा उनका, बुक का नाम, मार्शल के अनुसार क्या है बुक का नाम, रॉबिन्स के बुक का नाम, का प्रकाशन हुआ, ये सब चीज देखें। फिर एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक किस तरह बने वो देखें हम लोग। फिर अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 की बुक को। अब ये था हमारा इंट्रोडक्शन बुक में आने से पहले कुछ शब्दावली को लिख लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कुछ शब्दावली को देख लेते हैं। जैसे कि आर्थिक आदमी की बात हम लोग किए थे, इकोनॉमिक मैन, आर्थिक आदमी क्या है? तो वो है जो अपना भला बुरा समझ सके और कार्य करे अपना, ठीक है। यानी कि अपने किसी भी कार्य में अपनी भला और बुरा को देखते हुए वो कार्य करे, वो आर्थिक आदमी है। दूसरा हम लोग बात की थी आर्थिक क्रिया की, याद होगा आप लोगों को, आर्थिक क्रिया की, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की। तो आर्थिक क्रिया में ना 4 चीज आता है। एक होता है उत्पादन, एक उपभोग, एक निवेश और एक वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। उत्पादन को प्रोडक्शन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। इन चारों को हम लोग डीपली पढ़ेंगे आगे की क्लास में। फिलहाल हम लोग यहाँ पे समझ लेते क्या है उत्पादन का मतलब क्या हुआ। दैनिक में हम लोग सीधे तौर पे सरल शब्दों में क्या कर सकते हैं, उत्पादन किसी भी वस्तु को बनाना क्या है, उत्पादन है। किसी भी वस्तु को बनाना उत्पादन है, और जो बनाता है वो क्या कहलाता है, वो उत्पादक कहलाता है। जो उत्पादन करेगा वो क्या, कौन कहलाएगा, उत्पादक। कौन कहलाएगा, उत्पादक, प्रोड्यूसर। उसके बाद है दूसरा उपभोग, कंजम्पशन। किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना उपभोग है। किसी भी वस्तु का इस्तेमाल करना उपभोग है, या उसकी उपयोगिता को नष्ट करना क्या है, उपभोग है। जैसे कि इस पेन में, इस मार्कर में क्या है, लिखने की उपयोगिता है, और हम क्या कर रहे हैं, लिख लिख के इसके मार्कर को क्या कर रहे हैं, इंक को खत्म कर रहे हैं। तो खत्म कर रहे हैं ना, उसकी उपयोगिता, लिखने की उपयोगिता को हम धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें इंक खत्म हो जाएगा और हम फेंक देंगे, ठीक है। तो उपयोगिता, जो लिखने की उपयोगिता है, हम क्या कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, और यही प्रक्रिया उपभोग है। यही प्रक्रिया क्या है, उपभोग। करता कौन है, उपभोग। तो उपभोक्ता कौन करता है, उपभोक्ता, कंज्यूमर। उसके बाद अगला है निवेश, इन्वेस्टमेंट। निवेश क्या है, तो लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसे को लगाना क्या है, निवेश है। और निवेश करता कौन है, तो उद्यमी करता है। कौन करता है, उद्यमी करता है, जिसे साहसी भी कहते हैं। सबके पास का बात नहीं है निवेश करना, ठीक है। हर लोग निवेश नहीं कर सकते हैं, हर लोगों के पास वो ताकत नहीं होता है। क्यों, क्योंकि निवेश में लाभ और हानि दोनों का जोखिम होता है।
इसलिए तो लाभ कमाने के उद्देश्य से अगर कोई पैसे को लगा रहा है, अब लाभ होगा कि हानि होगा वो बात है, ठीक है, लेकिन लाभ कमाने के पर्पज से अगर कहीं हम पैसा लगा रहे हैं ना तो वो निवेश कहलाएगा। करेगा कौन? उद्यमी, इन्वेस्टर। फिर एक है वितरण। वितरण को हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे। क्यों? क्योंकि वितरण एक बहुत ही बड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। फिलहाल यहाँ पे आप लोग जान जाइए वितरण का बेसिकली मतलब है जो उत्पादन हुआ है ना उसका समाज में किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस तरह बंटवारा हो। क्यों? क्योंकि समाज में असमानता व्याप्त है, तो उस असमानता को देखते हुए किस तरह से बंटवारा हो या साधनों का किस तरह से बंटवारा हो, यही वितरण है। तो आज हम लोग काफी सारे चीजों को समझे, देखें। आई होप आप लोगों को इतना चीज समझ आया होगा, आप लोग नोट किए होंगे इसे। तो यहाँ पे उत्पादन, उपभोग, निवेश और वितरण, ये चारों क्या है? आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। आगे की क्लास में हम लोग आर्थिक क्रिया को और बढ़िया से समझेंगे। और ये सभी क्रियाकलाप जो है ना ये धन से संबंधित है। आर्थिक का मतलब ये होता है धन, पैसा, जो पैसे से संबंधित क्रियाकलाप हो, वैसा काम जिसमें कहीं ना कहीं पैसा इन्वॉल्व हो वो आर्थिक क्रिया। उत्पादन करने के लिए पैसा चाहिए, आर्थिक क्रिया। उपभोग करने के लिए पैसा चाहिए, अगर सामान हमको ये मार्केट खरीदना है तो पैसा देंगे तब तो मार्केट मिलेगा, पैसा इन्वॉल्व हो गया, आर्थिक क्रिया। निवेश, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो पैसा में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो ये भी आर्थिक क्रिया। और वितरण, क्योंकि साधनों को जो हम श्रम है, इन लोगों को जो पैसा पेमेंट करेंगे, ठीक है, ये भी तो धन में ही करेंगे, रुपए में करेंगे, तो ये भी हो गया क्या? आर्थिक क्रिया। तो इतना आप लोगों को समझ आया हो, और आई होप इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।